वेलकम टू करियर एडो। माय नेम इज दिवांशु मिश्रा एंड आज हम साथ में पढ़ने वाले हैं इस बारे में स्टॉक एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। हम जानने वाले हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, क्या सारी चीजें हैं इनसे रिलेटेड हम वो सब जानने वाले हैं। बट उससे पहले तो ये बता दें कि इस वीडियो को हम, इस सेशन को हम दो टॉपिक्स पे करने वाले हैं, दो वीडियोस पे करने वाले हैं, दो सेशंस लेंगे इसके, जिसमें से जो पहला सेशन होगा वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में होगा। ये जो चैप्टर है हमारा स्टॉक एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट, इस चैप्टर में हम दो चीजें पढ़ेंगे बेसिकली। इस चैप्टर में हम बेसिकली दो चीजें पढ़ेंगे और वो कौन कौन सी चीजें हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो हम आज के सेशन में कवर करेंगे, एंड देन नेक्स्ट सेशन में हम इन्वेस्टमेंट समझेंगे, उसके टाइप्स समझेंगे, एंड देन स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है इंडिया में वो भी समझेंगे। शेयर मार्केट वगैरह इन सब से आप वाकिफ होंगे, इन सब चीजों के बारे में आप सुने होंगे, बहुत कोई आप में से आप इसमें इन्वॉल्व भी होंगे। बट ये होते क्या है, अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सब जानेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ अलग अलग टाइप के जो शेयर्स होते हैं, जब हम जानेंगे कि जब स्टॉक मार्केट पढ़ेंगे तो शेयर मार्केट पढ़ेंगे तो शेयर्स वगैरह भी हमें जानना पड़ेगा। तो प्रेफरेंशियल शेयर्स वगैरह क्या होते हैं, डेफर्ड शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, ये सब भी जानेंगे। बट ये सब बाद में, क्योंकि इन्हें समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है। इनका इंपॉर्टेंस जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, जो विदेश से जो हमारे इंडिया में जो करेंसीज आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स के रूप में, साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, जो इंपोर्ट्स हो रहे हैं, ये सारे फॉरेन करेंसीज अट्रैक्ट कर रहे हैं हमारे देश में। तो इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ये कहां रजिस्टर्ड होते हैं, कहां डॉक्यूमेंटेड होते हैं और इनका जरूरत क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि 1990s में हमारे देश में बेसिकली इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, और जो थोड़े से बेटर तरीके से जानते हैं वो इस इकोनॉमिक क्राइसिस को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहते हैं। तो व्हाट इज दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट, और इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स जो दूसरे देश से हमारे देश में आ रहे हैं, इनका क्या रोल है, इसे समझने के लिए पहले हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जानने वाले हैं कि ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये एक्चुअली में होता क्या है। तो अगर आप अच्छे से देखें तो एक डायग्राम के थ्रू हम आपको बताएंगे, पर डायग्राम से पहले एक एग्जांपल आपको देते हैं। बैलेंस क्या होता है? आज तो हमारे पास जो है अनलिमिटेड डेटा जो है रिचार्ज करवाते हैं अपने फोन में। ठीक है, हम जो नेटवर्क यूज करते हैं, जो सर्विसेज यूज करते हैं, टेलीकॉम सर्विसेज, तो हमें अनलिमिटेड डेटा, प्रीपेड डेटा मिलते हैं। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हम लोग सब टॉक टाइम के लिए रिचार्जेस करवाते थे, जिसके बदले हमें टॉक टाइम मिलता था, जिसे हम बैलेंस कहते थे। हम जो भी अमाउंट दिए उसके बदले हमारे फोन में, हमारे सिम कार्ड में एक टॉक टाइम रजिस्टर होता था जो कि आता था, और उसी में से हम खर्च करते थे। उस खर्च को हम बैलेंस कहते थे। जैसे कि मान लो कि अगर 50 रुपया का मतलब रिचार्ज करवाए हैं तो वही 49 रुपीज, 48, 47 रुपीज का हमें टॉक टाइम मिलता था, और वही बैलेंस होता था। जितना हम कॉल करते थे उसी पैसे से कटते जाता था, और जैसे ही वो जीरो हो जाता था हमें वापस से रिचार्ज करवाना पड़ता था। दैट वाज बैलेंस। सेम वे जब हमारा देश, अगर सिंपल भाषा में बोले तो हमारे देश में जितने भी फॉरेन करेंसी आते हैं, ठीक है, जो भी हमारे देश में फॉरेन करेंसी है उसे आप टॉक टाइम से कंपेयर कर सकते हो। हम चाहे एक्सपोर्ट्स करते हैं या फिर जो इन्वेस्टमेंट्स हमारे देश में आ रहे हैं, ये सबसे हमारे देश में फॉरेन करेंसी आता है, डॉलर्स वगैरह आते हैं या दूसरे देश के करेंसीज वगैरह आते हैं। तो यही सारे जो फॉरेन करेंसीज हैं, इन्हीं को फिर हम यूज करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट जो इंपोर्ट्स करना होता है उनके लिए, या फिर अगर किसी कहीं पर अगर कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है किसी और देश में, तो भी हमें उस इन्वेस्टमेंट के लिए उस देश का फॉरेन करेंसी चाहिए होता है। तो इसी फॉरेन करेंसी को हम वहां यूज करते हैं। ये फॉरेन करेंसी जो है यही हमारा बैलेंस है, जिसे हम फॉरेन पेमेंट्स के लिए यूज करते हैं। अब्रॉड में किसी कोई पेमेंट करना हो तो उसके लिए हम इसी फॉरेन करेंसी का यूज करते हैं, इस बैलेंस का यूज करते हैं, इसीलिए इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नथिंग, it is basically the relation between the foreign currency that comes to India from abroad and the payments that we make from this foreign currency for our basic necessities like for the basic imports etc. ठीक है, इसी को हम फॉरेन करेंसी बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्चुअली में क्या है ना, एक पिटारा है जो जिसमें हमारा फॉरेन करेंसी रहता है। ठीक है, जो भी पैसा विदेश से आ रहा है इंडिया, फॉरेन डिनोमिनेशंस, ठीक है, विदेशी मुद्रा जो है
वो इसमें रहता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट इज बेसिकली द बैलेंस ऑफ ऑल द फॉरेन करेंसी कमिंग टू इंडिया एंड द फॉरेन करेंसी दैट वी आर यूजिंग टू मेक द पेमेंट्स एंड इज गोइंग फ्रॉम इंडिया टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इस पिटारे को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। यही क्या है हमारा, यही है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। और इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम बेसिकली इस पिटारे को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला जो हो जाता है दैट इज करेंट अकाउंट, एंड जो दूसरा हो जाता है वो है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इन दो पार्ट्स में हम इन्हें डिवाइड करते हैं। अब अगर अच्छे से हम समझे, ये एक प्रॉपर बॉक्स है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमारा एक प्रॉपर बॉक्स है जिसमें हमारा फॉरेन करेंसीज रहता है जो हम दूसरे देश से कमाए हुए होते हैं, और वो पैसा जो हम यूज करते हैं पेमेंट्स के लिए जब भी हम इंपोर्ट या कुछ और कर रहे होते हैं। अब ये जो है दो रूप में होता है, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में जो पैसा घुसता है, जो इस करेंट अकाउंट में घुस रहा है, उसे हम करेंट रिसीट कहते हैं, ठीक है। और जो पैसा इस करेंट अकाउंट से निकल रहा होता है, जिसको हम इस करेंट अकाउंट से फॉरेन पेमेंट्स के लिए यूज करते हैं, उसे हम करेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। सेम वे ये जो कैपिटल अकाउंट है, इसमें जो पैसा घुसता है उसको कैपिटल रिसीट कहते हैं, और जो पैसा निकलता है उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब ये जो पैसा जो घुस रहा है, जो निकल रहा है, उसका नेचर क्या है, तो पहले तो ये समझते हैं कि करंट और कैपिटल क्या होता है। अगर करंट और कैपिटल समझ जाएंगे तो यहाँ किस तरीके का पैसा घुस रहा है और निकल रहा है, और यहाँ कैसा घुस रहा है और निकल रहा है, उसका भी नेचर समझ जाएंगे। करंट मतलब होता है हर वो चीज जिसके लिए आप पेमेंट वन टाइम करते हो, बट आपके जो ये बेनिफिट्स है ये आपको इस फाइनेंशियल ईयर के बाद भी मिलते रहेंगे। इनको कहते हैं करंट, इनको कहते हैं कैपिटल, जिनके लिए आप पेमेंट एक बार कर रहे हो। पहले हम कैपिटल बता रहे थे। जो चीज के बारे में आप पेमेंट जो है एक बार करते हो, बट इनका जो आपको बेनिफिट्स है, जो आप ये बेनिफिट्स रीप कर रहे हो, ये सिर्फ उस एक ट्रांजैक्शन तक ही लिमिटेड नहीं है। वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद भी, उस फाइनेंशियल ईयर के आगे भी आपको इसके बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। उनको कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंप्यूटर मान लीजिए, तो अगर आप एक कंप्यूटर खरीद रहे हैं और आपका काम है कंप्यूटर खरीदना और कंप्यूटर्स को बेचना, तो आपने जिस कंप्यूटर को खरीदा उसे बेचने के लिए खरीदा, तो आपने उस पर जो पेमेंट किया वो आपको एक ही बार बेनिफिट देगा जब आप उसको बेच रहे हैं, उसके बाद खत्म है। तो ये कैपिटल नहीं कहलाएगा, ये करंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपको बेनिफिट उसी फाइनेंशियल ईयर के दौरान दे रहा है, नॉट आफ्टर दैट। लेकिन जो भी चीज आपको बेनिफिट बेसिकली उस फाइनेंशियल ईयर के बाद भी देते रहे, फॉर एग्जांपल अगर आप वही सेम कंप्यूटर खरीद रहे हो, बट आपका काम अब कंप्यूटर खरीदना बेचना नहीं है, आपका जो बिजनेस है वो है प्रिंटिंग का या फिर जेरॉक्स वगैरह का, तो आप जो एक कंप्यूटर खरीद रहे हो, ये आपको बेनिफिट्स उस फाइनेंशियल ईयर के आगे भी देते रहेगा। विच मीन्स आप पेमेंट तो एक बार किए, बट आपको जो बेनिफिट्स मिल रहा है वो थ्रू आउट द टाइम फॉर लॉन्गर पीरियड, इवन बियॉन्ड द फाइनेंशियल ईयर आपको मिलते रहेगा, उससे आगे भी मिलते रहेगा। इसी को हम कैपिटल नेचर के इन्वेस्टमेंट्स या कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में बोल सकते हैं। कैपिटल मतलब होता है पूंजी, ये आपका एसेट या लायबिलिटी के साथ कनेक्ट होता है। ये हर वो चीज है जिसपे आप पेमेंट एक बार करते हो, बट बेनिफिट आपको बार बार रिपीटेडली मिलता रहता है हमेशा, ठीक है। करंट होता है जिसपे आपको बेसिकली, पहला चीज करंट के बारे में हम दो चीज जानते हैं। पहला चीज, करंट आपको जो बेनिफिट देता है वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के उसी साल के अंदर देता है। विच मींस अगर आप पैसा दे दिए तो उसके बदले आपको सामान मिल गया, खत्म, ठीक है। ये जो ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट हो रहा है, बायलैटरल ट्रांजैक्शन, आपके पास तो पैसे गए एंड आपको बेनिफिट्स मिले, ये उसी फाइनेंशियल ईयर के दौरान, उसी विंडो के दौरान होता है। ये होता है करंट। ये पहला इसके बारे में हम समझ सकते हैं। दूसरी बात जो इसके बारे में हम समझ सकते हैं वो ये है कि करंट बेसिकली आपको एक बार पेमेंट नहीं करना पड़ता। लाइक बार बार अगर आपको बेनिफिट्स चाहिए, आपको इस पे पेमेंट्स बार बार करने पड़ेंगे। जैसे यहां पर आप एक बार पेमेंट कर दिए एंड वो आपको कंटिन्यूअसली बेनिफिट्स देते रहा। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप एक जैसे भी खरीदे एंड देन उसके बाद उसको ड्राइवर लगा के भेज दिए, इसलिए ताकि वो कंस्ट्रक्शन के काम में इन्वॉल्व रहे और आपको पेमेंट आते रहे, रेवेन्यू आते रहे। तो वो जैसे भी आपका कैपिटल है, क्योंकि आप उस पर खर्च एक बार किए और आपको वो अनिश्चित काल तक उस फाइनेंशियल ईयर के आगे भी आपको बेनिफिट्स देते रहा। लेकिन करंट में क्या होता है, मान लीजिए आप एक जेसीबी खरीदे एंड देन आपका काम ही है जेसीबी खरीदना बेचना एंड आप उसको बेच दिए, तो आपको बेनिफिट वो एक ही बार दिया एंड उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर दिया, ठीक है। बिकॉज आपका काम है तो आप खरीदे बेचे, जैसे जिस साल आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ, जिस साल आप उसे बेचे, आपके पास उसी साल आपके पास पैसा आ गया, उधार पे नहीं, उसी वक्त उसी साल आपके पास पैसा आ गया जिस साल आप बेचे। अब क्या वो आगे आपको बेनिफिट देगा? नहीं देगा।
अब अगर आपको इससे आगे अगर आपको वापस से जेसीबी से बेनिफिट चाहिए तो आपको वापस से जेसीबी पे खर्च करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा एंड देन उसको बेचना पड़ेगा। तो करंट का यही मतलब होता है, यहां पर अगर आपको कंटिन्यूअसली अगर बेनिफिट चाहिए होता है तो आपको एक्सपेंसेस जो है, खर्च भी है वो कंटिन्यूअसली करने पड़ते हैं वही सेम चीज पे, ठीक है। तो जितने भी हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स वगैरह होते हैं ये सारे करंट अकाउंट में आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो डील्स हैं वो कंटिन्यूअसली होते जा रहे हैं। जब हम लोग कोई सामान इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए पेमेंट हमें कंटिन्यूअसली करते रहना पड़ेगा, जब तक हमें वो सामान चाहिए, जब जितने वक्त तक हमें उस सामान का जरूरत पड़ेगा हमें उसे इंपोर्ट करते रहना पड़ेगा, उतनी बार हमें उसके लिए पेमेंट्स करते रहना पड़ेगा, ठीक है। वो किस नेचर का है ये इंपोर्ट, ये है करंट नेचर का, ठीक है, क्योंकि उसके लिए पेमेंट्स भी उसी साल में किए जा रहे हैं जिस साल में आपको उस चीज का बेनिफिट मिल रहा है। और वैसे ही जो करंट एक्सपेंडिचर्स हैं, ये तो एक्सपेंडिचर था, जो हमारे करंट रिसीट्स है, इनकम्स है, करंट रिसीट्स। सो बेसिकली हम कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके बदले पैसा मिल रहा है। अभी अगर वही पैसा हमें वापस चाहिए, वही बेनिफिट हमें वापस चाहिए तो क्या हमें वो चीज को वापस एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें एक रिपीटेशन ऑफ प्रोसेस देखने को मिल रहा है, जहां हमें रिपीटेडली उस चीज के ऊपर खर्च करना पड़ रहा है ताकि रिपीटेडली हमें वो बेनिफिट्स मिल सके। लेकिन कैपिटल में क्या होता है, हमें खर्च एक बार करना पड़ता है और बेनिफिट थ्रू आउट द पीरियड हमें वो देते रहता है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। अगर आपने फिजिकल अकाउंट, फिजिकल डेफिसिट वाला चैप्टर जो है, सेशन है, मेरा वीडियो जो है वो अगर आपने देखा होगा अच्छे से तो आपको ये समझने में मुश्किल नहीं हुआ होगा, बिकॉज यहाँ पर करंट अकाउंट का जो नेचर है वो हमारे फिजिकल अकाउंट में जो रेवेन्यू अकाउंट था उसके नेचर के साथ काफी हद तक मैच करता है। और ये जो कैपिटल अकाउंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, ये फिजिकल अकाउंट के कैपिटल अकाउंट से काफी ज्यादा मैच करता है। ये बस नाम बदल दिया गया है, रेवेन्यू से करंट आ गया है, लेकिन वो जितने भी ट्रांजेक्शन्स थे हमारे गवर्नमेंट और द सिटीजन ऑफ द सेम कंट्री के बीच में, यहाँ पर सारे ट्रांजेक्शन्स एक देश से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में हो रहा है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। बाकी जो नेचर है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का, दैट रिमेन्स द सेम। सो बेसिकली जितना भी पैसा हमारे करंट अकाउंट में घुस रहा है, ठीक है, वो सारे करंट रिसीट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जो भी एक्सपोर्ट्स करते हैं, ठीक है, जो भी एक्सपोर्ट्स करते हैं उसके बदले हम पैसे कमाते हैं, और अगर वापस वो पैसा चाहिए तो हमें एक्सपोर्ट्स वापस करना पड़ता है, प्लस उसका जो पेमेंट है वो उसी साल में हो जाता है, बिकॉज ये एक्सपोर्ट्स जो है ये उधार पे नहीं किए जा रहे हैं। देन इट इज कॉल्ड करंट रिसीट। उसके बाद करंट एक्सपेंडिचर में ऑब्वियसली हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं, जो सर्विसेज हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके बदले हमें कुछ पैसे देने पड़ रहे हैं, और जब जब हमें वो सर्विसेज चाहिए हमें वो पैसे देने ही पड़ेंगे। सो द एक्सपेंडिचर इज कंटिन्यूअस, ठीक है। और ये एक सेल्फ रिपीटिंग प्रोसेस है जो बार बार हो रहा है, बार बार हमें चीजें चाहिए, बार बार हमें उसी जिस देश से हम चीजों को इंपोर्ट कर रहे हैं उसी देश को पेमेंट करते रहना पड़ रहा है। तो सेम प्लेस पैसा बार बार जा रहा है ताकि जो सर्विसेज हम इंजॉय कर रहे हैं, गुड्स हम इंजॉय कर रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली हम तक पहुंचते रहे। तो ये रिपीटेटिव नेचर का है इसके पेमेंट्स, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको करंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं कैपिटल। सो कैपिटल का नेचर भी मैंने आपको बता दिया। बेसिकली कैपिटल में मतलब कैपिटल रिसीट होता है, जो पैसा हमारे कैपिटल अकाउंट में घुस रहा है उसे हम कैपिटल रिसीट कहते हैं। तो कैसे हमारे अकाउंट में पैसा घुस सकता है, अगर हम किसी देश से अगर लोन लेते हैं तो हमारा कैपिटल अकाउंट में पैसा घुसेगा, क्योंकि उसे हमें इस फाइनेंशियल ईयर के बाद भी चुकाना है या आगे चुकाना है, उसी फाइनेंशियल ईयर में नहीं चुका रहे हम लोग उस लोन को, ठीक है। तो यहां पर जो हम लोग अगर कोई लोन ले रहे हैं, ठीक है, कोई बोरोइंग हो रहा है, ठीक है, ये सारे जो बेसिकली पैसे हैं जो हम ले रहे हैं, या तो लोन ले रहे हैं या बोरोइंग्स ले रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई दूसरा देश हमारे देश में आके अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, तो दूसरा देश अगर हमारे देश में आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो भी वो क्या कर रहा है, वो एक पैसा जो है बेसिकली फॉरेन करेंसी हमारे देश में ला रहा है, बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो कैपिटल जनरेट कर रहा है, ये बेसिकली हमारे कैपिटल रिसीट्स में जाएगा। सेम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है यही सेम चीज। अगर हम किसी को लोन दे रहे हैं, या अगर यहाँ पर हम लोग ले रहे थे इसीलिए पैसा घुस रहा था, लेकिन अगर हम किसी को लोन दे रहे हैं या फिर हम किसी को उधार दे रहे हैं, कुछ सामान हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे कि ब्रह्मोस से हम बना रहे हैं, अब हमारा इंडिजियसली मेड है ब्रह्मोस मिसाइल, तो अगर कोई देश हमसे खरीदता है और वो देते हैं और हम उसे बेसिकली उधार में दे रहे हैं, तो बेसिकली वो भी जो है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में हो रहा है, लेकिन वो फ्यूचर में हमारे लिए बेनिफिट क्रिएट करेगा। अब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, अगर हमारे देश से कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी और देश में किया जा रहा है तो उसके लिए भी हमारे कैपिटल अकाउंट से पैसा निकल रहा है, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। सो बेसिकली ये सारी चीजें जो हमारे अकाउंट में घुस रहे हैं पैसे, जब ये निकलने लग जाएंगे तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। अब एक बात जान ले कि हमेशा कि करंट बेसिकली, अब इससे पहले आगे जानने से पहले हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो होप अगर आप इतना समझ चुके हो तो हम अब आगे बढ़ते हैं।
अब हम कुछ और तरीके से समझते हैं, एक चार्ट समझते हैं। उस चार्ट को अगर आप समझ गए तो आप इस चैप्टर को और अच्छे से समझने लगोगे। तो अगर आप अच्छे से देखो तो हमने क्या देखा था, हमने पढ़ा था बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम डिवाइड करते हैं किसमें, दो कैटेगरीज में, दो अकाउंट्स में। बेसिकली इस बैलेंस ऑफ पेमेंट खुद में एक अकाउंट है जिसमें फॉरेन ट्रांजेक्शन्स आ रहे हैं। इसको हम दो अकाउंट में कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है करेंट अकाउंट और दूसरा आ जाता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब ये जो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट है, इस करंट अकाउंट को बेसिकली जिसमें सारे इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स हैं, इसको भी हम लोग दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, एक हो जाता है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसको हम बीओटी कहते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमारे सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स होते हैं किस चीज से रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड। एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स में सारे हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं किससे रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड। बिकॉज हम लोग गुड्स के बारे में तो वाकिफ है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होते हैं, सर्विसेज के बारे में मोस्टली लोगों को नॉलेज नहीं होता। तो हमारे जो भी इंडियंस बाहर काम कर रहे हैं, जो हमारे इंडियन सिटीजन है बाहर काम कर रहे हैं, कोई नासा में काम कर रहा है, कोई बेसिकली कहीं और काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो अपना सर्विस तो दे रहा है वहां पर काम करके। तो यहाँ पर हम लोग अपने सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे ही कोई विदेशी अगर इंडिया में काम कर रहा है, कोई बॉलीवुड मान लो कोई मूवी बन रहा है, ठीक है, या फिर कहीं भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है और उसमें हमें फॉरेन जो कंपनीज को हायर करना पड़ता है, वहां से लोग आते हैं हमारे लिए काम करते हैं और पैसे कमा के अपने देश भेज रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली इंपोर्ट हो रहा है किस चीज का, सर्विसेज का। तो यही है बैलेंस ऑफ ट्रेड जो कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन गुड्स पे डील करता है। एंड ये है बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स जो कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे डील करता है। जब हम कैपिटल्स अकाउंट्स का बात करते हैं तो इसको भी हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट में जो आ जाते हैं वो सारे लोन्स आ जाते हैं, सारे लोन्स और बोरोइंग्स, जो भी हमारे उधार हैं, जो भी लोन्स लिए हैं या फिर दे रहे हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं पहली। और दूसरे जो आ जाते हैं वो होते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट्स। अब जो लोन्स और बोरोइंग्स हैं ये डेट क्रिएट करती हैं, जबकि ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये एसेट बिल्ड करते हैं। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर हमारा पैसा जाने वाला होता है लेकिन यहाँ पर हमारा पैसा आता है फ्यूचर में। सो इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी अच्छी बनी आ जाती है। ये डेट क्रिएटर्स होते हैं, जबकि ये डेट क्रिएटर्स नहीं होते, ये एसेट क्रिएटर्स होते हैं, एसेट बिल्डर्स। इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट्स विदेश से आ रहे हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसे हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यही सारी चीजों के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं। सो ये था बेसिकली, ये पूरा बाइफर्केशन है, ये पूरा टेबल है जिसमें हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को अलग अलग हिस्सों में तोड़ सकते हैं और समझ सकते हैं कौन सा अकाउंट किस चीज के लिए जाना जाता है और कौन सा अकाउंट क्या काम करता है। ठीक है, सो ये था ओवरव्यू। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ये जानते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। ठीक है, नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट is the annual statement of account of monetary transactions of a country with the rest of the world। बेसिकली सिंपल भाषा में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, तो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट तो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट सारा एक अकाउंट है जो कि हमारा पूरे दुनिया के साथ जो भी आर्थिक लेन देन हो रहा है, मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उसका एक अकाउंट, उसका एक रिकॉर्ड रखता है कि कितने पैसे आ रहे हैं कितने पैसे जा रहे हैं। उसके खाते को, उस रिकॉर्ड को, उस अकाउंट को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। ठीक है, ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया दिस में राइज ड्यू टू ट्रांजेक्शन इन गुड्स। ठीक है, अब ये क्यों हो सकता है, क्योंकि हम दूसरे देशों के साथ गुड्स में ट्रांजेक्शंस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह, या फिर ट्रांजेक्शन इन सर्विसेज, सर्विसेज में भी ट्रांजेक्शंस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह। और कैपिटल्स भी तो बिल्ड करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं दूसरे देशों में, दूसरे देश वाले हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम लोन्स वगैरह दे रहे हैं, वो हमें लोन्स वगैरह दे रहे हैं, तो ये सारे कैपिटल्स में ट्रांजेक्शंस होते हैं।
तो इन्हीं सब चीजों की वजह से एक ऐसा अकाउंट बिल्ड हो जाता है, क्रिएट होता है, जहां दूसरे देशों से हमारे देश में फॉरेन करेंसी आता है एंड देन उसी फॉरेन करेंसी का हम यूज दूसरे देशों के साथ अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए मोड ऑफ ट्रांजेक्शन के रूप में या एक्सचेंज के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, उसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, बैलेंस ऑफ ट्रेड है बेसिकली एक्सटर्नल ट्रेड इन गुड्स। जो भी हम दूसरे देशों के साथ इंटरनेशनल मार्केट में जो भी हम ट्रेड करते हैं गुड्स में, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। बिल्कुल वैसे ही बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स क्या होता है, तो बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स इज द रिजल्ट, जो अकाउंट बनता है बेसिकली ट्रेड की वजह से, किस पे, सर्विसेज पे। जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है सर्विसेज का, जो सर्विसेज हम दूसरे देशों से ले रहे हैं जिसके बदले हम उन्हें पेमेंट कर रहे हैं, या फिर जो भी सर्विसेज दूसरे देशों को हम दे रहे हैं जिसके बदले वो हमें पेमेंट कर रहे हैं फॉरेन करेंसी में, ये होता है बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। मूविंग फॉरवर्ड, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज डिवाइडेड इनटू टू अकाउंट्स। जो हमारे देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या है, वो दो अकाउंट्स में डिवाइडेड है। एक है कैपिटल अकाउंट और एक है करंट अकाउंट। नथिंग न्यू, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, एक है कैपिटल अकाउंट और एक क्या है, करंट अकाउंट। ठीक है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। मूविंग फॉरवर्ड, ओके, तो अब हम देखते हैं करंट अकाउंट होता क्या है। हालांकि अगर आप इस वीडियो को शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा, बट और एक बार हम थोड़ा टेक्सचुअल लैंग्वेज में देखते हैं। अभी तक हमने कंसेप्चुअल भाषा में समझा था, ठीक है, फ्लो चार्ट से थ्रू। अब हम लोग कंसेप्चुअल लैंग्वेज में थोड़ा सा डेफिनेशन जो है उसका देखते हैं। करंट अकाउंट बेसिकली क्या होता है, करंट अकाउंट होते हैं, जो करंट अकाउंट होते हैं वो सारे रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स होते हैं। सारे रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स, जो भी पैसे हमारे देश में आ रहे हैं उसको रिसीट्स कहते हैं, और जो भी पैसे हमारे देश से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दूसरे देशों में जा रहे हैं उसे एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, विच आर रिपीटिंग और रिकरिंग। अब ये पेमेंट्स करने का हमें बार बार जरूरत पड़ता है। अगर हमें कोई चीज, कोई बेनिफिट चाहिए होता है तो हमें बार बार उस पर पेमेंट करने का जरूरत पड़ता है। एक बार हमने उस पर खर्च किया, हमें एक बार बेनिफिट मिला, हमने सामान इंपोर्ट किया, हमने उस पर खर्च किया, हम एक बार उसको यूटिलाइज कर पाए, वापस से अगर हमें बेनिफिट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, वापस से पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये सारे पेमेंट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये सारे ट्रांजेक्शंस रिपीटिंग इन नेचर होता है। सेम सोर्स पे बार बार पैसा जा रहा है। किसी देश से कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ईरान से अगर तेल ले रहे हैं तो बार बार हमें ईरान से तेल लेते रहने के लिए बार बार पेमेंट करना पड़ेगा। सो ट्रांजेक्शन क्या है, रिपीटिंग इन नेचर है। ये ऐसे सारे चीजें किसमें आ जाते हैं, करंट अकाउंट में आते हैं। ये सारे ट्रांजेक्शंस एक साल के अंदर कंप्लीट होते हैं। दैट मींस अगर हम कोई चीज किसी और देश से ले रहे हैं एंड उधार पे ले रहे हैं, जो चीज हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे इसका, या उस फाइनेंशियल ईयर के बाद करेंगे 2-3 साल बाद, तो वो करंट अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है, बिकॉज वो उसी साल में कंप्लीट नहीं हो रहा, वो लोन या बोरोइंग के रूप में आ जाएगा, वो उधार के रूप में आ जाएगा और वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी रिपीटेटिंग नेचर का जो भी चीजें ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो उनका पेमेंट्स उसी साल किया जाए। अब बात करते हैं हम कैपिटल अकाउंट के बारे में। सो कैपिटल अकाउंट कंसिस्ट्स ऑफ द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स। अगेन, कितने पैसे आ रहे हैं वो रिसीट्स से, कितने पैसे जा रहे हैं वो एक्सपेंडिचर से। तो जो भी पैसा आ रहा है और जो भी पैसा जा रहा है बाकी दुनिया से, ठीक है, बेसिकली जो किस नेचर का है, वन टाइम ट्रांजेक्शन। ये वन टाइम ट्रांजेक्शन है, एक बार आप पेमेंट कर दिए, ट्रांजेक्शन कंप्लीट। अब बेनिफिट्स आप फ्यूचर में आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा। उस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद 2-3 साल बाद, 4-5 साल बाद भी मिलते रहेगा। आपको उस पर बार बार खर्च करने की जरूरत नहीं है, एक बार कर दिया, नाउ दैट इज योर्स। अब बेनिफिट्स आप कंटिन्यूअसली एंजॉय करते रहोगे। ठीक है, सो वन टाइम पेमेंट्स होते हैं ये सारे, वन टाइम ट्रांजेक्शंस। ठीक है, और बेनिफिट्स कंटिन्यूअसली बियॉन्ड उस साल भी मिलता रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट में। ये सारी चीजें बेसिकली कैपिटल अकाउंट में दर्ज होती हैं। जो हम पढ़ने वाले हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, जैसे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे, जैसे कि एफडीआई हो गया, या फिर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, जिसको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, या ये एक्सटर्नल लोन्स जो है, जो दूसरे देशों से जो हम लोन्स ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, बोरोइंग्स ले रहे हैं या दे रहे हैं, ये सारे किसका हिस्सा है, कैपिटल अकाउंट का। व्हाई, यू नो इट वेरी वेल, आई हैव रिपीटेडली टॉट इट टू यू मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो अब आपको पता है, मैंने बार बार आपको बताया, कुछ देर पहले भी इसे बताया कि ऐसा क्यों है। तो मूविंग फॉरवर्ड, इफ इन आइदर द अकाउंट्स, अगर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में से किसी भी एक अकाउंट में, या फिर टोटल दोनों ही अकाउंट जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको मिलाकर, जब भी खर्च जो है वो इनकम से ज्यादा होगा, दैट मींस एक्सपेंडिचर जो है वो रिसीट से ज्यादा होगा। ठीक है, जो हमारा एक्सपेंडिचर है जब भी वो रिसीट से ज्यादा होगा, इसको हम डेफिसिट कहेंगे। ठीक है, सो बेसिकली जब भी हमारा करंट रिसीट कम होगा, करंट एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, सो इट विल बी करंट डेफिसिट।
एंड कैपिटल अकाउंट में जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ज्यादा होगा और कैपिटल रिसीट्स कम होगा तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है कमी। अब जब भी जितना पैसा आ रहा है रिसीट के रूप में उससे ज्यादा पैसा एक्सपेंडिचर के रूप में निकल रहा है तो ऑटोमेटिकली उस अकाउंट में क्या दिखने को मिलेगा, पैसों का एक कमी दिखने को मिलेगा, जिसे हम डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, सो जब ज्यादा पैसा जाए करंट अकाउंट से और कम पैसा करंट अकाउंट में आए तो उसे हम करंट डेफिसिट कहेंगे। और जब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ज्यादा हो और कैपिटल रिसीट कम हो, दैट मींस ज्यादा पैसा कैपिटल अकाउंट से जा रहा है और कम पैसा आ रहा है, उसे हम कैपिटल डेफिसिट कहेंगे। ठीक है, अब दोनों मिला के जो भी करंट रिसीट है या कैपिटल रिसीट है, मतलब कैपिटल और करंट दोनों मिला के तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बनता है। जब पूरा मिला के ज्यादा पैसा मतलब जाए और कम पैसा आए, दैट मींस जो भी करंट रिसीट आ रहा है या कैपिटल रिसीट आ रहा है दोनों का सम कम है, किससे, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड करंट एक्सपेंडिचर, जितना पैसा टोटल जा रहा है दोनों अकाउंट से उसके सम से। ऐसे में पूरा अकाउंट में जितना पैसा आ रहा है उससे ज्यादा पैसा जा रहा है, सो इट विल बी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, इट विल बी बीओपी डेफिसिट। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब जब खर्च ज्यादा हो और इनकम कम हो, इसको जब हम डेफिसिट कहते हैं, तो अब जब इनकम ज्यादा होगा, रिसीट ज्यादा होगा और एक्सपेंडिचर कम होगा, यानी कि ज्यादा पैसा आ रहा है कम जा रहा है, इसे हम सरप्लस कहते हैं। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में टोटली ये चीज देखने को मिले तो उसे बीओपी सरप्लस कहेंगे। और जब कैपिटल या करंट दोनों में से किसी एक अकाउंट में भी ज्यादा पैसा आए और कम पैसा जाए, इसे हम कैपिटल या करंट सरप्लस कहेंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं हमारे दोनों में से ही कौन सा ज्यादा जरूरी और कौन सा उतना जरूरी नहीं होता। तो बेसिकली करंट अकाउंट में जो डेफिसिट होता है वो खतरनाक हो सकता है, क्योंकि फिर हमारा बेसिकली हम जरूरी इंपोर्ट्स नहीं कर पाएंगे। अगर खर्च करंट अकाउंट में अगर एक डेफिसिट बहुत ज्यादा हुआ तो इसके वजह से हम इंपोर्टेंट जो क्या बोलते हैं उसको, पेमेंट्स हैं, जो हमारी इंपॉर्टेंट जो इंपोर्ट्स है जिसके बदले हमें पेमेंट्स करने पड़ते हैं, हम वो नहीं कर पाएंगे। और कई सारे ऐसे इंपोर्ट्स हैं जिनके बिना देश नहीं चल सकता, फॉर एग्जांपल फ्यूल वगैरह, कई सारी चीजों की वजह से हमें दूसरे देशों पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, तो उनमें हैम्पर हो जाएगा। हम इंपॉर्टेंट नेसेसिटीज अपने इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और किसी भी देश के लिए जो करंट अकाउंट में डेफिसिट होता है वो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि यही इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से रिलेटेड होते हैं। इसके विपरीत कैपिटल अकाउंट में अगर डेफिसिट है सो इट कैन बी गुड फॉर द कंट्री, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट का मतलब है कि देश इन्वेस्ट ज्यादा कर रहा है, ज्यादा देश खर्च कर रहा है, पैसे निकल रहे हैं तो कहां जाएंगे, ऑब्वियसली लोन्स के रूप में निकलेंगे। अब जब अगर लोन्स हम दे रहे हैं किसी देश को तो कैपिटल अकाउंट से ही वो निकलेगा और वो फिर फ्यूचर में हमें इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करेगा। सो फ्यूचर में हमारे लिए बेटर होने वाला है। कैपिटल अकाउंट से और कहां पैसा निकलता है ना, कैपिटल अकाउंट से जब हम खर्च करते हैं, और ये जो खर्च है जो हम कैपिटल अकाउंट से कर रहे हैं ये कहीं पर इन्वेस्टमेंट के रूप में करते हैं, तो वहां पर हम कैपिटल बिल्ड कर रहे हैं और ये कैपिटल फ्यूचर में हमें क्या देने वाला है, रिटर्न देने वाला है, बेनिफिट्स देने वाला है। सो कैपिटल अकाउंट में अगर डेफिसिट ज्यादा है, विच मींस की एक्सपेंडिचर ज्यादा है, हम कैपिटल्स पे खर्च ज्यादा कर रहे हैं, इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं, एंड इन अ लॉन्ग रन वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो हम समझ गए कि करंट अकाउंट का डेफिसिट खतरनाक होता है, कैपिटल अकाउंट का डेफिसिट उस टाइम खतरनाक नहीं होता, क्योंकि कैपिटल्स का बेनिफिट्स हमें वैसे भी फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में जाके आगे चल के मिलता है। तो इसी वजह से जब भी कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट होता है तो करंट से पैसा लेकर कैपिटल में मतलब फिल नहीं करते, लेकिन जब भी करंट में डेफिसिट होता है जो कि ज्यादा खतरनाक है, तब कैपिटल से हम पैसे लेकर करंट में फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये एक डिफरेंस होता है दोनों के वर्किंग प्रोसेस में और दोनों के इंपॉर्टेंस में। ठीक है, अब अगर आगे बढ़ते हैं तो इन आइदर ऑफ द अकाउंट्स और इन टोटल, ठीक है, ये तो हो ही गया, ये डेफिसिट का एक्सप्लेनेशन था। और मैंने ये भी बता दिया कि कौन से डेफिसिट अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, किससे उसी टाइम डील करना है, किससे आगे चल के डील करना पड़ सकता है, एंड अर्जेंसी किस पे ज्यादा है, इसलिए किसको रेक्टिफाई करने के लिए या कौन से अकाउंट के पैसे को इसे फिल करने के लिए, कवर अप करने के लिए यूज करते हैं। करंट अकाउंट से पैसे को कैपिटल अकाउंट से पैसे को करंट डेफिसिट को फिल करने के लिए हम यूज करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, ओके, सो बेसिकली यहां पर हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ लिया, समझ लिया, हमने समझा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, हमने डायग्राम के थ्रू समझा, हमने फ्लो चार्ट के थ्रू समझा, हमने माइंड मैप बिल्ड किया, हमने देखा, अगर एक बार वापस से गो थ्रू करें, हमने देखा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, हमने देखा ये किन दो अकाउंट्स में बाइफरकेटेड है, हमने करंट अकाउंट समझा, कैपिटल अकाउंट समझा, हमने करंट अकाउंट में बैलेंस ऑफ ट्रेड समझा, हमने बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स भी समझा, और कैपिटल अकाउंट में हमने लोन्स एंड बोरोइंग समझे, हमने इन्वेस्टमेंट समझे।
ठीक है, एफडीआई एफपीआई पे हम आगे बात करेंगे, बिकॉज अब हम इन्वेस्टमेंट्स पे बात करेंगे। तो जिन इन्वेस्टमेंट्स का बात हमने कैपिटल अकाउंट में किया था, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट्स दो तरीके से डिवाइडेड थे, अगर आपको याद हो, एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। तो अब हम उन पे बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने और क्या देखा, हमने डेफिसिट देखा क्या होता है, हमने सरप्लस देखा क्या होता है, कौन सा ज्यादा होने से डेफिसिट होता है, ठीक है, और क्या कम होने से डेफिसिट होता है या सरप्लस होता है, हमने वो भी देखा। दोनों में से कौन सा ज्यादा मैनेजेबल है और अच्छा होता है देश के लिए, हमने ये देखा। एंड किसे यूज किया जाता है किसी और अकाउंट के डेफिसिट को मोनेटाइज करने के लिए या कवर अप करने के लिए, और क्यों, हमने वो भी देखा। तो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझने के लिए इतना सफिशिएंट था। अब आगे हम और डीप जाएंगे और कैपिटल अकाउंट के जो इन्वेस्टमेंट्स का जो सेक्शन है उसे हम खरोचेंगे और देखेंगे वहां से क्या निकल सकता है। हम जानेंगे एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है, लेकिन और साथ ही साथ उसके बाद हम इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो एक्सचेंज रेट्स, शेयर मार्केट, बीएससी, एनएससी वगैरह चीजें भी हम देखेंगे, जो सारी चीजें स्टॉक्स एंड इन्वेस्टमेंट से कनेक्टेड होते हैं। बिकॉज यही स्टॉक्स एंड इन्वेस्टमेंट्स जो है ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है, और वो हमने समझ लिया कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है। तो अब इसी कैपिटल अकाउंट के अंदर हम डाइव डीप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम आगे और जानेंगे। ओके, टेक केयर, थैंक यू।